क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग 100 दिनों तक पहुंच गई है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा माना जा रहा था कि यह युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं खिंचेगा, लेकिन जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज को ऐसी टक्कर दी कि जंग 1-2 महीने नहीं बल्कि चौथे महीने तक चली आई और अब इसके कई महीने तक और चलने की बात कही जा रही है। असल में इसकी वजह यह बताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है कि दोनों में कोई भी पीछे नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि रूस अगर पीछे हटता है तो फिर पूरी दुनिया में उसकी महाशक्ति वाली छवि धूल में मिल जाएगी। रूस की सेना के अजेय होने का पुतिन का घमंड चूर चूर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन इसलिए पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ऐसे हालात में उसे रूस की किसी भी शर्त को मानना पड़ेगा। साथ ही पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन के आगे घुटने टेक दिए और जंग में अपने हजारों सिपाहियों और नागरिकों को खो देने वाला यूक्रेन ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जेलेंस्की के सलाहकार के बयान से एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि आखिर यूक्रेन किसके दम पर इतने लंबे वक्त तक जंग लड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि अब तक युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कई मोर्चों पर मात देने का दावा किया है। रूस ने उसके बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर कब्जा करके काला सागर में ऐसी किलेबंदी की कि यूक्रेन का निर्यात करीब करीब ठप पड़ गया। इसके बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास प्रांत पर पूरा कंट्रोल करने के लिए वहां के कई शहरों पर पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद भी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो जंग को कई महीनों तक और खींच सकता है। असल में इसके पीछे की वजह उसे दुनिया भर से मिल रही हथियारों की मदद है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम और हथियार देने का ऐलान किया। इसके अलावा यूरोप के दूसरे देशों से भी जेलेंस्की को भारी मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि इसी मदद के सहारे यूक्रेन पुतिन की फौज को लंबे वक्त तक टक्कर देने का दम भर रहा है। हालांकि जंग का और लंबा खिंचना न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर उसके रेल नेटवर्क को निशाना बनाया और पश्चिमी यूक्रेन के लवीव प्रांत में अपनी क्रूज मिसाइलें छोड़ दी। एक तो यूक्रेन के रेल नेटवर्क पर हमला, वो भी पश्चिमी यूक्रेन ने। यह दावा ऐसा है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट फिर तेज हो गई है। क्योंकि लवीव प्रांत की जिस बस्कीदे रेलवे टनल पर रूस की क्रूज मिसाइलें जाकर गिरी वो स्लोवाकिया बॉर्डर के काफी करीब है और स्लोवाकिया है नेटो देश। लवीव से पोलैंड की भी सीमा लगती है, वो भी नेटो देश है। ऐसे में नेटो देश के इतने पास मिसाइल दागकर रूस ने उसे चेतावनी तो दी ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भले ही वो पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास की लड़ाई में उलझा है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन भी उसकी हिटलिस्ट से हटा नहीं है। नेटो के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि कल को अगर गलती से ही सही रूस की मिसाइलें या रॉकेट नेटो के सदस्य देशों की जमीन पर आ धमके तो नेटो को रूस से लड़ने के लिए इस युद्ध में कूदना पड़ेगा और फिर यह युद्ध विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। क्योंकि नेटो का संविधान कहता है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और फिर नेटो के सभी 30 सदस्य हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेंगे। और तो और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले ही नेटो ने साफ कर दिया था कि अगर उसकी जमीन पर आंच आई तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन नेटो की चेतावनी से बेपरवाह रूस पश्चिमी यूक्रेन के बॉर्डर के पास रह रहकर हमले कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि रूस ने यूक्रेन की रेल लाइन को निशाना बनाया और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार और दूसरी मदद उसके पश्चिमी हिस्से में रेलवे के जरिए ही मिल रही है। ऐसे में रेलवे टनल पर हमला करके रूस ने जंग में यूक्रेन की लाइफलाइन पर ही वार करने की कोशिश की। इससे पहले रूस ने यही चाल पूर्वी यूक्रेन में जारी डॉनबास की जंग में चली थी, ताकि यूक्रेन की सेना को मिल रही हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन के जवानों की उन पर नजर पड़ गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें जैसे ही पहला टैंक हमले के लिए मुड़ा, यूक्रेन के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड में ही टैंक धुएं में तब्दील हो गया। वहीं दूसरा टैंक हमलों से बचने के लिए एक गड्ढे में छिपा दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन के सैनिकों ने आसमान से हमला कर उसे तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन को हाइमार्स जैसे हाईटेक रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान करने के बाद अमेरिका उसे लंबी रेंज के अपने मॉडर्न और घातक अटैक ड्रोन देने की तैयारी में है। यह ऐसा ड्रोन है जो कि अगर यूक्रेन ने चला दिया तो रूस की राजधानी मॉस्को और उससे भी दूर तक तबाही मचा सकता है। और ऐसे ताकतवर ड्रोन को अमेरिका यूक्रेन को देने का मन बना रहा है। खबर है कि जो बाइडेन का प्लान यूक्रेन को 4 MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन बेचने का है।
ऐसा MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन, जो कि अपने साथ अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 8-8। हेलफायर यानी ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को खुद ब खुद ट्रैक कर लेती है, और तो और जब टारगेट उससे बचने के लिए भागता भी है तो उसका पीछा भी करती है। अमेरिका का MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन ऐसी घातक मिसाइल से लैस होने के साथ ही 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 30 घंटे बल्कि उससे भी ज्यादा देर तक उड़कर दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस जुटा सकता है। और सबसे अहम बात, MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह ड्रोन दिया तो ये उसकी यूक्रेन की मदद करने की पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत में ही यह फैसला कर चुका है कि वो रूस से लड़ने में यूक्रेन की मदद तो करेगा, लेकिन वो उसे लंबी रेंज के हथियार नहीं देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन को दूर तक हमला करने वाले हथियार मिले तो फिर रूस की सीमा भी यूक्रेन की जद में आ जाएगी और इससे जंग और भड़केगी, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग में पहली बार लंबी रेंज का अपना हथियार यूक्रेन को दे सकता है, जबकि फिलहाल यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए छोटे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी असरदार साबित भी हुए हैं। खासतौर पर जिस तरह यूक्रेन ने तुर्की से मिले बारकताश TB2 ड्रोन को अपना हथियार बनाकर रूस के छक्के छुड़ाए, वो सबके सामने है। लेकिन दावा है कि MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन बारकताश ड्रोन से भी ज्यादा दमदार है। बात रेंज की हो, वजन उठाने की क्षमता की हो या फिर जंग के मैदान में टिकने की, हर मामले में ग्रे ईगल ड्रोन बारकताश ड्रोन से आगे है। वो 45 किलो की 8-8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, जबकि बारकताश ड्रोन तुर्की की 22 किलो वजन वाली MAM-L मिसाइलों से लैस है, जो कि हेलफायर मिसाइल के वजन से आधी है। और तो और MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रेंज इतनी ज्यादा है कि डॉनबास की जंग का पूरा सीन पलट कर रख सकती है। इस बीच खबर आई कि यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे ब्रिटेन की सांसद के बेटे ने चेचेन लड़ाकों की नाक में दम कर दिया। बताया गया कि बेन ग्रांट यूक्रेन में रूस के खिलाफ लंबे वक्त से जंग लड़ रहे हैं और वो वहां उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक शामिल हैं। ब्रिटेन की सांसद हेलेन ग्रांट के बेटे बेन ग्रांट ने बाकायदा चेचेन लड़ाकों पर हमले का वीडियो भी बनाया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में वो अपनी यूनिट का हौसला बढ़ाते दिखे और जैसे ही उनका इशारा मिला, एक सैनिक ने सामने मौजूद टैंक पर मिसाइल दाग दी। इसके बाद चेचेन लड़ाकों ने भी पलटवार किया, जिससे पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक बेन ग्रांट ब्रिटेन की कमांडो स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद उन्होंने वॉलंटियर सैनिक के तौर पर लड़ाई की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें उस टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया जिसमें दूसरे देशों से आए सैनिकों ने रूस के खिलाफ हथियार उठाए। वहीं खबर है कि डॉनबास के युद्ध में अब ऐसा क्लाइमैक्स आ गया है कि बाजी यूक्रेन के हाथ से निकलती हुई दिख रही है और ज़ेलेंस्की अब ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि उनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, क्योंकि अब या तो यूक्रेन की फौज को डॉनबास में हथियार डालने होंगे और अगर उसने हथियार नहीं डाले तो फिर उसके लिए रूस के हाथों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। जबकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं कि वो रूस के आगे नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि पिछले महीने यूक्रेन में हुए एक सर्वे में भी सामने आया था कि वहाँ के लोग रूस से जंग खत्म करने के लिए अपनी जमीन उसे देने के खिलाफ हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब ज़ेलेंस्की को खून का घूंट पीकर वो कदम उठाना ही होगा, जिसके बारे में बीते कुछ वक्त से यूक्रेन को सुझाव दिया जा रहा था। ये सुझाव है सीज फायर का और रूस जंग रोकने पर तभी राजी होगा जब यूक्रेन डॉनबास में अपनी हार मान लेगा और रूस के कब्जे में गई डॉनबास की जमीन से अपना हक छोड़ देगा। जबकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हेनरी किसिंजर ने भी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को यही सलाह दी थी और कहा था कि यूक्रेन को अपना इलाका छोड़कर रूस से शांति समझौते के लिए बात करनी चाहिए, मगर तब यूक्रेन आग बबूला हो गया था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी हकीकत यही है कि ज़ेलेंस्की को हेनरी किसिंजर के सुझाव पर वाकई विचार करना होगा, क्योंकि डॉनबास की लड़ाई ऐसा मोड़ ले चुकी है कि वहां यूक्रेन बेहाल दिख रहा है। डॉनबास के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर के बहुत बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और सेवेरोडोनेस्क अगर यूक्रेन के हाथ से निकला तो पूरा लुहांस्क भी रूस के पास चला जाएगा और अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में हुआ तो पड़ोस में बसा डोनेस्क प्रांत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि समझदारी इसी में है कि ज़ेलेंस्की रूस से बात करें, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।
यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप बर्बाद हो सकता है। युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ रहा है। 24 फरवरी को जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन में जंग शुरू की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध इतना लंबा चलेगा और 3 महीने बाद भी यूक्रेन जलता रहेगा। वहां बम बरसते रहेंगे और मिसाइलें गिरती रहेंगी। इस जंग की आग से यूरोप भी नहीं बच पाया। फर्क बस इतना है कि यूक्रेन में लोग हथियारों से मर रहे हैं और यूरोप के बाकी देशों में भूख से। एक रिसर्च में दावा किया गया कि यूरोप में तेल, गैस और खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि यूरोप का सबसे बुरा वक्त जल्द आ सकता है। पश्चिमी देशों ने जब रूस पर बैन लगाया था तो उन्होंने ना आने वाले वक्त के बारे में सोचा और ना ही यूरोप के बारे में, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप पर युद्ध, भूख और ऊर्जा संकट तीनों एक साथ आए। यूरोप के कुछ गिने चुने देश ही रूस के साथ खड़े हैं और ज्यादातर देश उसके खिलाफ हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यूरोप के लोगों में इसकी वजह से गुस्सा भी है। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से नाराज बताए जा रहे हैं। रिसर्च में बताया गया कि रूस पर जो प्रतिबंध लगे उनसे उसे खास नुकसान नहीं हुआ। उल्टा चीन को फायदा मिला और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। यही नहीं, दावा किया गया यूरोप में 2015 के बाद सबसे बड़ा खाद्य संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। रही बात ऊर्जा संकट की, तो यूरोप के लिए इससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। इस मामले में यूरोप खुद भी बंटा हुआ है, क्योंकि कुछ देश रूस से तेल और गैस लेना बंद नहीं कर पा रहे। वहीं डॉनबास में रूस को जीतता देख पुतिन के खिलाफ बीते 3 महीनों से एकजुट पश्चिमी देशों के बीच अब दरार दिखने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग जल्द थमने नहीं वाली और खुद यूक्रेन कई बार मान चुका है कि युद्ध इस साल तक तो चलेगा ही। ऐसे में कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग लंबी खिंचती देख अमेरिका और उसके साथी देशों की एकता में फूट पड़ने लगी है और ऐसा लग रहा है कि वो जंग से खींच गए हैं। जबकि जंग की शुरुआत से वो रूस को आंखें दिखा रहे थे और एक सुर में यूक्रेन की बहादुरी के गुण गा रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद भी जब युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देश 2 धड़ों में बटे हुए दिखने लगे हैं। एक धड़ा है अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों का, जो हर कीमत पर यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहता है और इसके लिए ये देश खुलकर यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे गैस खरीदनी भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी देशों की एकजुटता डोलने लगी है, क्योंकि दूसरी तरफ यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे नेटो के बड़े देश जंग से तौबा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बल्कि इन तीनों देशों ने तो पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करने की बात तक कह दी थी। यहां तक कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जंग छिड़ने से पहले रूस और यूक्रेन को समझाने में लगे थे। जंग छिड़ने के बाद वो सीन से लगभग गायब ही हो गए और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि उससे गैस खरीदनी बंद ही नहीं कर पा रहे। मतलब रूस से गैस खरीदकर यूरोप के देश गाहे बगाहे यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद ही कर रहे हैं। यूरोप तेल और गैस की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रूस के इतने भरोसे है कि अब तक यूरोपियन यूनियन लाख कोशिश के बावजूद रूस के तेल पर पूरी तरह बैन नहीं लगा पाया है और रूस की गैस पर प्रतिबंध का नंबर तो बाद में आएगा। लेकिन यूरोप से ज्यादा रूस के रडार पर अमेरिका है। इस जंग में रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही है। रूस भले ही लड़ यूक्रेन से रहा है, लेकिन उसकी नजर अमेरिका पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बार बार बदलते बोल यूक्रेन तो क्या रक्षा विशेषज्ञों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे तो बाइडेन पुतिन को युद्ध अपराधी बता चुके हैं और मार्च में तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे लगा था कि वो रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने इस बयान पर खुद ही सफाई पेश कर दी। और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में कहा कि हम नेटो और रूस के बीच जंग नहीं चाहते। अमेरिका रूस में पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं करेगा और ये तो यूक्रेन खुद कई बार कह चुका है कि जब तक रूस में पुतिन कुर्सी पर बैठे हैं तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। अमेरिका एक तरफ कहता है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन वो यूक्रेन को ऐसे हथियार भी नहीं दे रहा जो जंग को आर या पार लगा दें और सीधे सीधे रूस का काम तमाम कर दें। जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को अमेरिका के दिए हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होगा। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन को जिताना भी चाहता है, क्योंकि जब रूस युद्ध में किसी भी दायरे को नहीं मान रहा तो अमेरिका क्यों यूक्रेन को एक सीमित जंग लड़ने पर मजबूर कर रहा है। बल्कि खुद यूक्रेन कहता आ रहा है कि पश्चिमी देश उससे वादे तो खूब कर रहे हैं लेकिन उन्हें निभा कम रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों को इसके पीछे कई वजहें दिख रही हैं। इनमें एक वजह है पिछले साल अफगानिस्तान से हुई अमेरिका और नेटो की वापसी।
जिसने उनकी ऐसी भद पिटवा दी कि अब नेटो देश रूस जैसे ताकतवर दुश्मन से सीधे सीधे भिड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो बरसों तक अफगानिस्तान में लड़ने के बाद तुरंत एक नई जंग में उलझना नहीं चाहते। पश्चिमी देशों की धीरे धीरे यूक्रेन से दूर होने की एक दूसरी बड़ी वजह है उनके यहाँ लोगों का बढ़ता गुस्सा। जंग के कारण पैदा हुए खाने के संकट और महंगाई की वजह से यूरोप के देशों की खुद की हालत खराब है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। वो बस इस इंतजार में हैं कि कब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की हिम्मत जवाब दे और जैसे ही लोहा गर्म हो वो उस पर हथौड़ा मार दें।